बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। कल 12 जून 2026 को कौमी असम्बली में वफाकी बजट 2026-27 का पेश किया गया, जिसके अंदर एक अहम डेवलपमेंट जो थी वो सामने आई कि अब फाइलर और नॉन फाइलर का जो फ़र्क है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये किस तरह से होगा? पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पिछले साल की 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक की जो टैक्स रिटर्न थी 2025 की, उसकी फाइल करने की डेट 30 सितंबर 2025 तक थी, जिसको बढ़ा के 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया था। जिसने भी अपनी टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल कर दी थी उसका स्टेटस एटीएल में आ गया, वो फाइलर हो गया। लेकिन उसके बाद किसी भी बंदे ने अगर फौरी तौर पे कोई चीज़ खरीदनी थी, गाड़ी या प्रॉपर्टी, और उसे फौरी तौर पे फाइलर बनना था, तो उसने रिटर्न जमा करवाई और साथ 1000 रुपया जुर्माना जमा करवाया एटीएल में नाम लाने के लिए, तो उसका स्टेटस एटीएल में आ गया और उसने प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूं। अब उसे 1000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए तक जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। कल वजीर खजाना ने अपनी स्पीच के अंदर यह भी बताया कि जो शख्स टाइम पे अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, वेल्थ स्टेटमेंट टाइम पे जमा करवाएगा, माली लेन देन की जो ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वही कर सकेगा। मिसाल के तौर पे, अब अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जायदाद आप खरीदना चाहते हैं, बैंक के अंदर खास किस्म के अकाउंट्स खोलना चाहते हैं, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आपका स्टेटस फाइलर हो। अगर कोई बंदा फाइलर नहीं है और अब वो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करना चाहता है, कोई लेन देन ऐसा करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि सबसे पहले वो एफबीआर को अपना सोर्स बताए, जिससे वो कोई जायदाद या गाड़ी खरीदना चाहता है कि वो इनकम उसकी कौन सा उसका सोर्स था, क्या उसको इनहेरिटेंस से, विरासत से पैसे मिले, कोई गिफ्ट या तोहफा मिला उसको, या उसने कहीं से कर्जा लिया, उसे अपने फंड्स का सोर्स बताना पड़ेगा। उसके अलावा वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा। इसी तरह मैं आपको ये बताता चलूं कि बैंक और मालियाती इदारे अब पाबंद होंगे कि वो जितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शंस करेंगे, किसी के अकाउंट के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं या अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, वो सारी एफबीआर को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अब अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो आपका पहले 5% टैक्स उसके ऊपर कटता था। बहुत सारे लोग वो 5% टैक्स बचाने के लिए दूसरे जराए इस्तेमाल करते थे, हुंडी के जरिए पैसे बाहर भिजवा देते थे। ये मैं उन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, जैसे आप फेसबुक पे कोई ऐड चलाते हैं या गूगल को कोई पैसे देते हैं, तो वो पेमेंट आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो 5% विद होल्डिंग टैक्स उस पर कट रहा था। अब इन्होंने कम करके सिर्फ 0.5% उसको कर दिया है, ताकि लोग सारी ट्रांजैक्शंस फॉर्मल चैनल से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करें, और वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं उस तरफ आ जाता हूं कि अब आपने अगर ड्यू टाइम के अंदर, मुकर्ररा तारीख के अंदर अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो आपका स्टेटस एटीएल में नहीं आएगा, फाइलर नहीं होंगे। तो अब आपको एटीएल में स्टेटस लाने के लिए कितना जुर्माना देना पड़ेगा? पहले एक इंडिविजुअल के लिए सिर्फ 1000 रुपया पे करना पड़ता था, अब उसको 1000 रुपया नहीं 25,000 रुपया देना पड़ेगा अपना स्टेटस रिस्टोर करने के लिए। इसी तरह जो एओपी या फर्म थी, उसको 10,000 रुपया पे करके एटीएल में उसका नाम आ जाता था, अब वो 10,000 रुपये से बढ़ा के 50,000 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह कंपनी के लिए ये जुर्माना 20,000 रुपया था, अब उसको भी 5 गुना बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया गया है। ये जुर्माने इसलिए इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि लोग पहले सीरियस नहीं लेते थे या किसी भी वजह से टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते थे, तो उनके जहन में होता था कि थोड़ा सा जुर्माना हम जमा करवा के एटीएल में नाम ले आएंगे। अब उसके लिए पाबंदी हो गई कि वो लाजमी तौर पे मुकर्ररा तारीख के अंदर ही अपना गोशवारा जमा करवाएं, ताकि वो किसी भी तरह से इतने भारी जुर्मानों से बच सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। बाकी दोस्तों को भी जरूर ये शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी सारे लोग भी इससे बाखबर हो जाएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में उनको आगाह किया जा सके। थैंक यू। खुदा हाफिज।